सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत समय बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से मेरी व्यस्तता बढ़ गई है और आप लोगों के लिए मेंस का कंटेंट तैयार करने में मैं लगा हुआ हूं और लगभग काफ़ी कुछ तैयार हो भी चुका है। तो आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए रूबरू हो रहा हूं। ये विषय है आज का MPPSC प्रीलिम्स जो 2024 है उसकी तैयारी किस तरह से हम करें। बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस समय में किस तरह से तैयारी की जाए और एग्जाम के दौरान पेपर सॉल्व करने में क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इस पर आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो यही दो विषय हैं जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं मैंने। परीक्षा के अंतिम दिनों में तैयारी की क्या हो उपयुक्त रणनीति, जिससे आपका पेपर अच्छा जाए, और दूसरा विषय है परीक्षा देते समय क्या सावधानियां बरती जाएं। तो ये दो विषयों को लेकर के आज मैं विस्तृत रूप से चर्चा आप लोगों के समक्ष करने वाला हूं। तो ये है विषय चर्चा के हमारे। इस चर्चा को मैं दो हिस्सों में बांट करके आप लोगों को बताऊंगा। इसमें एक पार्ट है परीक्षा के ठीक पूर्व की तैयारी, इस तरह से परीक्षा के पहले यानी 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस दौरान आप लोग किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से रणनीति बनाएं जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो पाए। और दूसरा विषय है परीक्षा देते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा की ठीक पूर्व की तैयारी, यानी इस समय जो है आप किस तरीके से तैयारी करें। तो इसको दो हिस्सों में वापस मैंने बांटा हुआ है। परीक्षा की तैयारी यानी स्टडी करना, अध्ययन करना, और दूसरा विषय है अध्ययन के अलावा अन्य तरह की तैयारियां भी जो हमें करनी होती हैं वो किस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर वापस मैंने दो भागों में इसको बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्जाम के ठीक पूर्व की तैयारी यानी स्टडी के बारे में। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह से स्टडी करनी है, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। अभी जो 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, इस समय पर जो है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई स्टूडेंट ऐसी कुछ गतिविधियां करने लग जाते हैं या करते हैं जिसका असर जो है उनके एग्जाम पर बुरा पड़ता है और उनका एग्जाम खराब हो जाता है, क्वेश्चन कम हो जाते हैं, जिससे वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो उसी विषय पर आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, इस समय क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है, अगले 2-3 दिन का जो समय है उसमें आपको जो है पूरा जो सिलेबस है, आपकी 10 यूनिट्स हैं प्री की, तो उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, बार बार उनको पढ़ना है। फिर मैंने बताया है कि इस समय जो है कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, कुछ नई चीज आपको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स को तो पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स नया ही होता है हर बार, तो करंट अफेयर्स को छोड़ करके बाकी कुछ नया कंटेंट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। पुरानी चीजें ही जो है रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि कुछ नया कंटेंट आपने पढ़ लिया, आपको ये लगा कि अरे मुझे ये नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपको एकदम टेंशन हो जाएगी, प्रेशर में आप आ जाएंगे, तो इसका जो बैड इम्पैक्ट है आपके एग्जाम पर पड़ेगा। तो ऐसी चीज आपको अभी कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको टेंशन हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो। तो यहाँ तक ये मैंने बताया है। इसके बाद आगे मैंने ये बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी फैक्ट्स हैं, सीधे डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, जिनको आपको रटना ही है, याद ही करना है, उसका कोई तरीका नहीं है, तो उनको बार बार रिवाइज आप करेंगे इस समय, जिनको आप बार बार भूलते जा रहे हैं,
है ना, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स को जिन्हें आप बार बार भूल रहे हैं उनको आपको जो है ज्यादा बार रिवीजन करना है। कौन से फैक्ट्स हैं उनके बारे में उनकी कैटेगरी यहाँ पर मैंने लिख रखी है। इसमें जैसे क्वालिटी में अनुच्छेद आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना। आजकल हर पेपर में आप देखेंगे MPPSC प्री में कुछ ना कुछ अनुच्छेद पूछ लेते हैं, कभी कभी बहुत डीप में अनुच्छेद पूछ लेते हैं, है ना। तो अनुच्छेद तो खैर बहुत ज्यादा 395 अनुच्छेद हैं, सारे तो हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको हमें जो है बार बार रिवीजन करना है क्योंकि बहुत जल्दी भूलते हैं। तो पॉलिटी के अंतर्गत अनुच्छेद हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट रहते हैं, डेट है, ईयर है, और राजाओं महाराजाओं के जो नाम है, सम्राट के जो नाम है, कुछ और नाम है, इनको आपको बार बार रिवीजन करना है। पॉलिटी के अंतर्गत कुछ ईयर रहते हैं, कुछ डेट रहते हैं, तो वहां पर भी जो है आपको वो फैक्ट ध्यान रखना है। इकोनॉमी के अंतर्गत बहुत सारे आंकड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे बजट है तो बजट के संबंध में आपको कुछ पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर से कोरिलेट करके, ठीक है। तो इकोनॉमी के आंकड़े बार बार हम भूलते हैं, तो उन आंकड़ों को आपको जो है रिवीजन करना है। MPGS संबंधी बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, इसमें डेटा भी रहते हैं, नाम भी रहते हैं, ईयर भी रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से MPGS के फैक्ट्स आपको ध्यान रखना। करंट अफेयर संबंधी ये तो फैक्ट्स नए ही होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको बार बार रिवीजन करना है जो आप भूल रहे हैं लगातार, है ना। कुछ रैंक, जैसे भारत की रैंक वैश्विक संदर्भ में है, कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ MP की रैंक्स हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो वो सारी चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, चाहे वो MP की रैंक की बात करें, चाहे वो इंडिया की रैंक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसकी बात करें। तो ये इस तरीके से यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इस समय जो है क्वेश्चन पेपर कोई भी हल नहीं करना है। मैं देखता हूं कि स्टूडेंट जो है लास्ट मूवमेंट तक पेपर सॉल्व करते रहते हैं। पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पेपर जो आपने पहले हल किया हुआ है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई नया क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व नहीं करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ पैटर्न होते हैं, या तो बहुत इजी पेपर रहेंगे या बहुत टफ पेपर रहेंगे, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है अपनी विद्वता को बताने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जो बच्चे से बनते नहीं हैं और उनकी मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट को परेशान करने वाले होते हैं। तो वो क्वेश्चंस ऐसे पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है, पेपर सॉल्व वही करना है जो आपने पहले किया हुआ है। रिवीजन के तौर पर पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। पुराने जो पेपर आए हुए MPPSC में उनको सॉल्व कर सकते हैं पहले, अगर उनको किया हुआ है तो। अगर नहीं किया है तो अभी उनको भी सॉल्व नहीं करें, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से आपको टेंशन बढ़ सकती है। अगर आपसे पेपर नहीं बन रहा है तो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको टेंशन हो सकती है। इसलिए इस तरह की गलती आपको नहीं करना। इस समय ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करे। जैसे इस समय बच्चों की आदत रहती है क्वेश्चन पूछने की, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से। तो आपको जो है ना तो किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है और ना ही पूछने देना है, ठीक है। डिस्कस नहीं करना है, सेल्फ पढ़ना है। सेल्फ आप जो है अपना जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, कोई डिस्कस नहीं करें, कोई पेपर सॉल्व नहीं करें, है ना। क्योंकि जो समय है 2-3 दिन का समय है, ये बहुत पीक समय, निर्णायक समय। इस निर्णायक समय का आप सही ढंग से अगर उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी स्थिति में होंगे, ठीक है। इस समय जो है सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। इस समय YouTube चैनल बहुत ज्यादा आपको नहीं देखना है ना। एंड मूवमेंट पर बच्चे जो है YouTube चैनल देखते हैं, उसमें कुछ गलत चीजें बता दी जाती हैं, उसको जो है लोग ध्यान में रखते हैं। एग्जाम में जब पेपर आता है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, आपने गलत सुन लिया या गलत बताया गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो आप बाहर हो जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है, कई स्टूडेंट ने मुझे ऐसा बताया है। तो आपको जो है
इस समय सोशल मीडिया से दूर रहना है, ज़्यादा उसका यूज नहीं करना है। तो यहाँ तक ये बात हो गई। क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना, ये मैंने बता दिया। इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपकी कॉन्फिडेंस को कम करे, उसको लूज करे। इस समय आपस में कोई डिस्कशन नहीं करना है, और खुद जो है आपको अकेले में बैठ करके चीज़ों को रिवाइज करना है, ज़्यादा बार चीज़ों को पढ़ना है। जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे उतना आपको जो है सिलेबस अच्छा तैयार हो जाएगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो होता है उसमें ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि आपको अगर जरा सा कंफ्यूजन हुआ तो आप जो है आंसर सही नहीं कर पाएंगे। बहुत क्लोज आजकल जो है वो ऑप्शन देने लगे हैं। ऐसी स्थिति में जिसको अच्छी तरीके से चीजें पता है, बार बार उसने रिवीजन किया है, उसको डाउट नहीं है, तो आपको जो है क्वेश्चन सही बन जाएगा। नहीं तो सीधा गलत ही होता है, तुक्का कभी सही होता नहीं है। उसका ऐसा होने का कारण, तुक्का सही नहीं होने का कारण ये है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें केवल एक ही सही रहता है, 3 गलत रहते हैं, तो गलत होने की प्रैक्टिस ज्यादा रहती है ना। तो इसलिए आप जो है सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ताकि वहां पर जब आपके सामने 4 ऑप्शन देखें तो तस्वीर एकदम साफ होना चाहिए, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप ज्यादा बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, एमपीजीएस को अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एमपीजीएस का वेटेज ज्यादा है। अभी मध्य प्रदेश की जनजातियां अलग से जोड़ दी गई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और कुछ ऐसे फैक्ट भी यहाँ से पूछे जाएंगे जो बहुत डीप होंगे, तो उन डीप फैक्ट को आपको बार बार पढ़ना है ना, क्योंकि कुछ नई चीजें होंगी, कुछ नए नाम होंगे, वो आप भूलेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो वहां पर आपको जो है कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए इधर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैंने बताया, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, क्योंकि नया होता है, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और पॉलिटी में जो चीज भूलने वाली है, अनुच्छेद, वो आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री में ईयर वगैरह ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे ढंग से पढ़ना। फिर मैंने बताया कि आपका जो सिलेबस है उसको एग्जाम के एक दिन पहले, एक दिन पहले का मतलब यहाँ पर एक दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले इसको हम कह सकते हैं। 2 दिन पहले, परीक्षा के 2 दिन पहले आपको उसको कंप्लीट करके रखना है। यानी 23 तारीख को आपका एग्जाम है, तो इसको 21 तारीख को आप कंप्लीट कर लें। 21 जून को आपको कंप्लीट करके रखना है। 22 जून का जो समय है उसको आप बिल्कुल फ्री रखें, उसमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, ज्यादा आपको हेडिक नहीं पालना है। और उस दिन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी एंजॉय करें, म्यूजिक सुने और अपने आप को पूरी तरीके से फ्री रखें। तो आप फिर देखेंगे कि आपको कितना हल्का महसूस होता है, कितना आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप कितने अच्छे तरीके से पेपर दे पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने ये अदर तैयारी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि स्टडी के अलावा जो है और बहुत सारी भी तैयारियां हमें करना होती हैं। तो उसमें क्या क्या तैयारी करना है उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ। अन्य तैयारी के अंतर्गत किसी ने अगर एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो उसको तुरंत जो है तत्काल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं। अभी आज ही एक फोन मेरे पास आया है, तो उनके नाम में कुछ मिस्टेक आ गई है ना। तो इस तरीके से ऊपर वाला ना करे किसी के एडमिट कार्ड में इस तरह की मिस्टेक आए, लेकिन कभी अगर आ जाती है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में जो है तुरंत लोक सेवक से संपर्क करना है और उसमें जो भी सुधार हो सकता है उसको सुधार करवाने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से त्रुटि जो उसमें आई है उसमें सुधार हो सकता है, हो जाएगा। इसके बाद फिर एडमिट कार्ड के पीछे जो है कुछ डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, निर्देश दिए रहते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें कुछ चीजें लिखी रहती हैं कि आपको अपने साथ एग्जाम के दौरान
ये चीज ले जानी है, ये नहीं ले जानी है, तो उसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें कि आपको क्या ले जाना है साथ में, क्या नहीं ले जाना है। कई बार ये होता है कि कुछ चीजें जो नहीं ले जाने देते हैं वो आप लेके जाते हैं, बाहर रखना पड़ती है, प्रॉब्लम आती है ना। इसलिए जो है पहले से तय कर लें, पढ़ लें सही ढंग से इंस्ट्रक्शंस कि आपको कौन सी वस्तु साथ में ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है। ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड में सेंटर का उल्लेख रहता है, सेंटर उसमें दिया रहेगा, तो उस सेंटर की जानकारी पूरी कर लें कि वो सेंटर कहाँ पर स्थित है, कौन सी लोकेशन है। अगर हो सके तो वहां जाकर के आप अगर देख के आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करें। कई बार क्या होता है, मैंने पहले भी चीज बताई है, कई बार क्या होता है कि एक ही नाम से कॉलेज भी होता है और उसी नाम से स्कूल भी होता है। आपका स्कूल में सेंटर है लेकिन आपने जानकारी की है कॉलेज के नाम से, आपको जानकारी मिली है, एड्रेस पता चला है कॉलेज का, और स्कूल और कॉलेज दोनों अलग अलग जगह पर, एक ही नाम से हैं लेकिन अलग अलग जगह पर। आप जो है कॉलेज के हिसाब से वहां पर पहुंचे हैं लेकिन आपका सेंटर स्कूल में पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उस समय बहुत हड़बड़ाहट हो जाएगी, आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी से जाकर के आप वहां पर देख आएं, अच्छी तरीके से वहां पर उसको लोकेशन समझ लें, कैसे जाना है, कहाँ पर स्थित है ना। गूगल मैप पर भरोसा नहीं करना है ना। कभी कभी जो उल्टा गूगल मैप पहुंचा देता है, तो खुद जाकर के आपको सेंटर देखना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उस दिन जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। जिस दिन एग्जाम आपका है उसके एक दिन पहले 22 जून को की जो रात है उसमें जल्दी आपको सो जाना है, और जल्दी सो जाएंगे तो नींद आपको आ जाएगी। अगर आप लेट हुए, मान लीजिए 1 बजे 2 बजे सोए, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आएगी तो आप पेपर सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपको आलस आएगा, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, है ना। तो मैं कहता हूं कि 10 बजे सो जाओ, तो कम से कम 2 घंटे अगर आप लेटे रहेंगे तो आपको 12 बजे तक नींद आ ही जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छी नींद लेना है एग्जाम के दौरान। यानी इस समय जो है आपको हेल्दी फूड लेना है। अभी गर्मी पड़ रही है, आपको बाहर बहुत कम निकलना है, आवश्यक कार्य के लिए ही निकलना है। खाना बहुत हेल्दी लेना है, बहुत लाइट खाना लेना है ना। तला गला खाना नहीं लेना है ना, स्पाइसी खाना नहीं लेना है, ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है ना। अगर आप बीमार पड़े तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो है आपको प्रयास करना है कि हम जो है स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, माइंड सही रखें, फ्रेश रखें। इसके अलावा जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन यानी 23 जून को आप सुबह जल्दी उठ करके तैयार हो जाएं, थोड़ा बहुत हल्का ब्रेकफास्ट ले लें और जल्दी यहाँ से निकल जाएं, ताकि जो है आधा घंटे पौन घंटे आप जो है अपने सेंटर में पहुँच सके। वहाँ पहुँच करके आप जो है वहाँ पर देख लें, आपका रोल नंबर अच्छे ढंग से देखें, कौन से रूम में पड़ा है, वहाँ जाकर देख करके अपना वहाँ पर बैठ जाएं। और पढ़ने लिखने का तो खैर कोई काम ज़्यादा रहता नहीं है। अगर कुछ आप वहाँ पर ले गए हैं साथ में तो कुछ फैक्ट चीज़ें जो वहाँ पर देख सकते हैं, है ना। जैसे ही समय होता है आप एग्जाम हॉल में जा कर के बैठ जाएं, अपना आपकी जो सीट है उसको सही ढंग से देख लें, वहाँ पर जाके बैठ जाएं। आप जैसे बैठेंगे आपको OMR सीट जो है मिलेगी, उसको जो है ध्यान पूर्वक आपको भरना है, फिल करना है। OMR सीट फिल करने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ लोग करते हैं। आपको ये नहीं समझना है कि मैं पुराना हूँ, ओल्ड स्टूडेंट हूँ, मैं अनुभवी हूँ, तो मुझसे गलती नहीं होगी। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो। इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक भरना है ना। उसको सावधानी पूर्वक जो है उसमें पढ़ करके उसको भरना है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है, तो वहां पर जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं उनसे पूछ करके आपको भरना है। नए जो स्टूडेंट हैं, जो मॉडल OMR सीट होती है उसको जो है भर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि वहां पर वो गलतियां वहां पर नहीं करें, है ना। उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, पुराने लोगों को भी कर लेनी चाहिए, नए लोगों को तो करना बहुत जरूरी है। तो उस तरीके अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मॉडल OMR सीट आती हैं
तो उससे क्या है, वहाँ पर जो मिस्टेक्स है वो नहीं होंगी। कई बार क्या होता है कि पेपर अच्छा गया लेकिन OMR शीट में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसकी कॉपी चेक नहीं होती है। कई लोग जो है सेट गलत भर देते हैं, कई लोग जो है रोल नंबर गलत भर के आ जाते हैं। बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी गलतियाँ लोग करते हैं, बच्चे करते हैं। इससे जो है वो सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं पेपर अच्छा जाने के बावजूद। ठीक है, तो इस तरीके से OMR शीट को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको भरना। OMR शीट को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रविष्टियाँ होती हैं, किस तरह से कॉलम होते हैं। उन कॉलम को बहुत ध्यानपूर्वक पहले पढ़ें और फिर उनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके उनको फिल करें, भरें। तो इसमें सबसे पहले आता है, ये देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है, ऊपर नाम लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ आती है। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो है उसका रोल नंबर लिखा रहता है ना, ये रोल नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ पर रहता है पेपर फर्स्ट है या सेकंड है, तो आपको जो पेपर आपको आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, गोला भरना है ना। और यहाँ पर इसके बाद फिर क्वेश्चन बुकलेट का सेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन बुकलेट का सेट आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। इसको कई बच्चे भूल जाते हैं या गलत सेट भर देते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर है वो आपको जो है बाद में मिलता है। तो बच्चे क्या है, सीधे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं और सेट भरना भूल जाते हैं। तो आपको सेट ध्यानपूर्वक भरना, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले वैसे आपको सेट भर देना, ध्यानपूर्वक सेट भरना। जैसे मैंने भी बताया कि एक स्टूडेंट ने गलत सेट भर दिया था, तो उसकी उस सेट के अकॉर्डिंग जो है कॉपी चेक हुई, OMR शीट चेक हुई और वो बाहर हो गया। अगर उसका सेट सही भरा होता तो उसका सिलेक्शन हो जाता, सेट गलत भरने की वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया, नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक कॉलम दिया रहता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, राज्य सिविल सेवा का दे रहे हैं या राज्य वन सेवा का दे रहे हैं। अगर केवल राज्य सिविल सेवा का दे रहे हैं तो आपको इधर ये कॉलम दिया हुआ यहाँ भरना है। अगर आप राज्य वन सेवा का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो है इधर जो इस साइड कॉलम दिया हुआ है, प्रविष्टि दी रही, इसको आपको भरना है। दोनों दे रहे हैं तो दोनों में आपको फिल करना है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जो है इसको फिल नहीं करते हैं तो आपका जो उम्मीदवारी आपकी निरस्त कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नीचे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके आगे 4 गोले इसमें दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक आपको चारों गोले इसमें भरना है। तो ये मॉडल मैंने OMR शीट बताई हुई है, तो इसको आप जो है अगर एक बार घर में फिल करके देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम देते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो OMR शीट के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया है कि OMR शीट बहुत ध्यानपूर्वक भरना है और उसका मैंने मॉडल भी बता दिया है, क्या क्या उसमें प्रविष्टि दी रही होती है। उसमें प्रविष्टियों में नाम दिया रहता है, क्वेश्चन बुकलेट का नंबर दिया रहता है, क्वेश्चन बुकलेट का सेट दिया रहता है, डेट ऑफ बर्थ दी रहती है और रोल नंबर दिया रहता है ना। रोल नंबर आपको ऊपर लिखना भी है और उसी के नीचे जो है गोला भी भरना है। इसके बाद सेट दिया रहता है, सेट ध्यानपूर्वक आपको भरना है। और फिर दिया रहता है कि आपको राज्य सिविल सेवा देना है कि राज्य वन सेवा देना है या दोनों देना है। तो अगर कोई एक देना है तो एक जगह आप गोला भरेंगे, दोनों देना है तो दोनों आपको गोला भरना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आपने ये सब कर लिया है, इसके बाद फिर आपको जो है आगे की प्रोसेस कंप्लीट करना है। एक चीज और इसमें ध्यान रखें कि किसी स्टूडेंट की OMR शीट देख करके आप जो है अपनी जानकारी नहीं भरें, नहीं तो क्या होता है कि आप भूल जाते हैं कि मैं उसका रोल नंबर भर रहा हूं या भर रही हूं। तो कभी कभी जो है किसी की OMR शीट भरते समय जो है उसका रोल नंबर भर दिया जाता है, जो गलत हो जाता है। ठीक है, आपको किसी की OMR शीट देख करके गोला नहीं भरना है, प्रविष्टि नहीं भरना है। अगर डाउट है तो आपको जो है जो भी वहां पर ड्यूटी पर तैनात हैं उनको जो है उनसे पूछ करके आपको गोला भरना है। इसके बाद फिर मैंने आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जो पेपर है
उसको कैसे हल करें, उसके हल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 तरीके बताए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के 3 तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला तरीका ये होता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के साथ ही गोला भरते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर उठाया और पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा और उसका गोला लगाया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा उसका गोला लगाया, यानी क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते हम गोला लगाते जाते हैं। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आधा पेपर, ये आधा लिखा, आधा पेपर पढ़ करके गोला भरना, इसके बाद बाकी का जो बचा हुआ पेपर है उसको पढ़ करके फिर गोला भरना, यानी 50 क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिए, फिर उन 50 क्वेश्चन के गोले हम भर लेते हैं, फिर बचे हुए जो 50 क्वेश्चन हैं उनको जो है हम पढ़ के फिर उनको गोला भर लेते हैं। तो ये इस तरीके से दूसरा तरीका हो गया। ये तीसरा तरीका है कि एक बार पहले पूरा पेपर हमने पढ़ लिया और फिर दूसरी बार पेपर को पढ़ते हुए और फिर गोला भरते जाते हैं। तो ये 3 तरीके यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। तो तीनों तरीकों में अलग अलग हम तरीके अलग अलग पेपर में अपना सकते हैं। जैसे पहला जो तरीका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये सीसेट का जो पेपर होता है, यानी सेकेंड जो पेपर होता है उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है ना। यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है, पहला तरीका सीसेट पेपर के लिए ज्यादा सही है क्योंकि उसमें समय की प्रॉब्लम रहती है। तो पेपर हमने उठाया और उसमें पढ़ते पढ़ते गोला लगाते गए और इस तरह से पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो पहला तरीका सीसेट के लिए ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो जीएस का पेपर जो है फर्स्ट पेपर है उसके लिए हमारा उपयोगी होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने यहाँ पर बताए हैं आप लोगों को। जो तीसरा तरीका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि अगर आप जो है इसको अपनाते हैं तो एक बार पूरा पेपर हम पढ़ लेते हैं तो हमें पेपर की पूरी जानकारी हो जाती है, पेपर का स्तर हमें पता चल जाता है। फिर जब दूसरी बार हम पेपर पढ़ते हैं तो कुछ चीजें पहली बार में हमें जब समझ में नहीं आती हैं तो दूसरी बार में समझ में आ जाती हैं, है ना। पहली बार में बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं होती हैं, तो जब दूसरी बार उसी चीज को पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं और आंसर हमें बन जाता है। एक और बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम पेपर पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें पेपर की पूरी जानकारी हो जाती है। तो दूसरी बार जब पेपर पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसी पेपर में आंसर कुछ क्वेश्चंस के मिल जाते हैं। ऐसा पहले कई बार हुआ है, आप लोग पेपर देखेंगे पुराने तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा होता है कि एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से कुछ संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो हम जब पूरा पेपर पढ़ लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है हमें उसी पेपर में मिल जाते हैं। तो ये एक बार जब पूरा पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी बार पढ़ते पढ़ते जब हम गोला लगाते हैं तो हमें एक बड़ा फायदा मिल जाता है कि हम 1-2 क्वेश्चन तो उसी में से सॉल्व कर लेते हैं, हमें बन जाते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसका नुकसान ये है कि कभी कभी जो है पहली बार जब पेपर पढ़ा जाता है तो उसमें समय ज्यादा लग जाता है। स्टूडेंट क्या है बहुत समय ले लेता है उसको पढ़ने में। फिर बाद में जब गोला लगाता है तो समय उसके पास कम बचता है। तो कई बार ऐसा हुआ, कई बच्चों ने बताया कि हम गोला नहीं लगा पाए, पेपर लेंदी होता है, पेपर टफ होता है तो गोला छूट जाते हैं, कई बच्चों के लगा नहीं पाते हैं। तो इस विधि का प्रयोग जब करें तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार में हमें जब पेपर हम पढ़ें तो ज्यादा समय नहीं उसमें लगाएं, फटाफट जो है पढ़ करके उसमें हल्का सा पॉइंट लिख दें, वहां पर पॉइंट लगा दें आंसर में जो आप आंसर सही मान रहे हैं, है ना। ज्यादा डार्क करेंगे तो वहां पर जो ड्यूटी पर लोग हैं वो ऑब्जेक्शन ले लेंगे, तो हल्का सा पॉइंट वहां पर रख दें जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमने आंसर इसका सिलेक्ट किया है, सही आंसर, ठीक है। तो ये तरीके हो गए, 2 तरीके मैंने इसमें बताए हैं फर्स्ट सेकंड पेपर के अलग अलग। इसके बाद फिर पेपर को 3 राउंड में हल करना है ना। पेपर को हल करने के 3 राउंड आपको चलाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है जो हमें 100% आ रहे हैं, उसमें डाउट नहीं है, बिना डाउट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें पहले राउंड में सॉल्व कर देना है ना।
एक बार हमने पूरा पेपर पढ़ा, फिर दूसरी बार में हम पढ़ रहे हैं, गोला लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के गोला लगाएं जिनके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर सेकेंड राउंड में यानी तीसरी बार ये पेपर पढ़ा जाएगा, तो इसमें जो है ऐसे आंसर हमें लगाना है, ऐसे गोला लगाना है जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत डाउट है, यानी दो में से हमें जो है सिलेक्ट करना है। दो तो एकदम क्लियर गलत है, दो में से हमें डाउट है, तो दो में से जो आपको सिलेक्ट करना है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के और दो में से एक आपको सिलेक्ट करके गोला लगा देना। लास्ट में तीसरा राउंड यानी ये चौथी बार पेपर पढ़ा जाएगा, तो इस समय जो है ऐसे क्वेश्चंस को आपको लगाना है, उनके आंसर लगाना है, गोला लगाना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी 100% आपसे नहीं बन रहे हैं, उनको जो है आपको सॉल्व करना है लास्ट में। ठीक है, तो कई बार जो है हमें तुक्का भी लगाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस के तुक्के लगाने पड़ते हैं, आपको पता ही नहीं है। अब तुक्का कैसे लगाएंगे, तो उसका तरीका आगे मैं बताने वाला हूं कि तुक्का कैसे सही कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स हैं, उसके कुछ तरीके हैं जिसके बारे में हम बात आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये 3 राउंड्स हो गए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो है 3 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बताया कि गोला भरने के भी तरीके होते हैं, है ना। गोला काला करना है तो उसके 2 तरीके यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। एक तरीका है अंदर से शुरू करके बाहर तक उसको गोला भरना है, काला करना है। दूसरा तरीका है बाहर से स्टार्ट करके और अंदर तक उसको भरना है ना। देखिए ये तरीका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंदर से स्टार्ट करके, ये गोला है मान लीजिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे भरते भरते बाहर तक आएंगे। अंदर से स्टार्ट किया और बाहर तक हम जो है आ गए, तो इस तरीके से ये गोला फिल हो गया, यानी गोला काला हो गया। तो ये एक तरीका है, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया है कि बाहर से उसको स्टार्ट करके अंदर तक जाना है ना। ये देखिए गोला है और इसको हमें जो है बाहर से स्टार्ट करना है, बाहर की जो दीवारें हैं वहां से स्टार्ट करेंगे और उससे धीरे धीरे जो है फिल करते हुए अंदर तक जाना है। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा तरीका जो है ज्यादा अच्छा लगता है, सूट करता है। मुझे जो है दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या है कि जो गोला है वो सही तरीके से फिल होता है। बाहर की दीवारों से हम स्टार्ट करते हैं तो गोला जो है फैलता नहीं है, एकदम सही जो है राउंड में गोला फिल होता है। तो ये दो तरीके मैंने बताए हैं, दूसरा तरीका ज्यादा बेटर मुझे लगता है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि गोला कभी कभी क्या होता है कि ऊपर नीचे भरा जाता है, या एक ही क्वेश्चन में जो है 2 गोले भरा जाते हैं। ये ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये बताते हैं सब बच्चे। तो इसके तरीके मैंने बताए हैं कि इसमें क्या क्या करें आप। जैसे ओमार शीट है, इस तरह से ओमार शीट है आपकी, और ये इसमें जो है ये गोले बने हुए हैं। ये यहाँ पर ए है, ये बी, और ये सी, और ये डी है, ऐसे, है ना। अब क्या होता है कि ऊपर नीचे गोले भरा जाते हैं, या कभी कभी जो है मान लीजिए 2 का पहले हमने ए लगा दिया, 2 में सी भी लगा दिया, तो वो बाहर वो गलत हो जाएगा आपका। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है 3 का ए भरना है, तो हमने जो है 2 का ए भर दिया या 4 का ए भर दिया, ऐसा हो जाता है। तो उसका तरीका यह है कि हम यहाँ पर हाथ रख ले। 2 में आपको बी गोला लगाना है, तो आपको यहाँ पर हाथ रख के इसके सीध में जाकर के बी को जो है गोला, बी गोले को काला कर देना। उसमें हाथ रख करके आप अगर करेंगे तो ऊपर नीचे या उसी में गोला दोबारा नहीं भरेगा। ये एक तरीका मैंने ऐसा सोचा है और इसका फायदा भी लोगों को काफी हुआ है, जो मैंने बताया है ना। तो एमआर शीट में क्वेश्चन पर हाथ रख करके, अंगुली रख करके आपको उसकी सीध में सही स्थान पर गोला भरना है। ये जो है तरीका मैंने यहाँ पर बताया है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कुछ टिप्स यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। एक चीज और पहले मैं बता दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर
अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन रही सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा और सीधे टिक कर देते हैं, जिससे गलत हो जाता है ना। कई बार जो है मान लीजिए पूछा गया संविधान सभा के बारे में, आपने उसको समझ लिया विधानसभा के बारे में, आपने सम पढ़ा ही नहीं, है ना। पूछा है संविधान सभा का क्वेश्चन, आपने उसको क्या पढ़ लिया, विधानसभा के क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया। तो इस तरीके से कभी इस तरह मिस्टेक्स होती हैं। कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन सही नहीं पढ़े जाते हैं, आपने ए या बी ऑप्शन पढ़े और आपको समझ में आ गया कि इसका ये आंसर सही है, आप लगा के आ गए, पता चला उसका डी आंसर सही है। कई बार क्या करते हैं कि क्लोज ऑप्शन देते हैं और उससे संबंधित एकदम क्लोज ऑप्शन जो है ए या बी में दे देते हैं, सही जो आंसर होता है वो सी या डी में से होता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरल है तो भी आपको ध्यान से पढ़ना है, कठिन है तो भी ध्यान से पढ़ना है ना। कई बार क्वेश्चन बच्चों को इजी लगता है, इसलिए उसको जो है बहुत जल्दबाजी में सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको चाहे क्वेश्चन सही हो, सरल हो, चाहे गलत टफ हो, कठिन हो, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन दिखता सरल है लेकिन होता टफ है, अगर उसका एनालिसिस करते हैं तो टफ होता है, आपको लग रहा है कि सरल है, तो आपको इसी ध्यान रखना है। पेपर अगर टफ आया है तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। पेपर अगर इजी आया है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि सभी के लिए एक जैसा पेपर है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए दूसरा पेपर है, अन्य लोगों के लिए दूसरा अलग पेपर है, सबके लिए एक जैसा पेपर है, कंपटीशन बराबर है। आपके लिए अगर इजी है तो दूसरों के लिए भी इजी है, आपके लिए टफ है तो दूसरों के लिए भी टफ है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इत्मीनान से पेपर देना है, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो। अभी एक बच्चों में असमंजस की स्थिति है कि इतनी कम पोस्ट हैं तो मेरिट क्या जाएगी। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि मेरिट कुछ भी हो, आपको अपना 100% देना है। मेरिट ज्यादा जाए कम जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तैयारी है। हो सकता है कि मेरिट कम जाए, पोस्ट बढ़ जाए, आगे पोस्ट भी बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़े तो भी मेरिट कम जाए। पेपर अगर बहुत टफ आया तो पेपर मेरिट कम जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उस पर क्यों विचार करें। हमारे हाथ में तैयारी है, आप तैयारी करो, अपना 100% दो, जो होगा वो देखेंगे, क्योंकि वो सभी के लिए है, वो सभी के लिए कम है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है कि कभी कभी जो है सेट आपका जो होता है उसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। किसी के सेट में पेपर इजी रहते हैं स्टार्टिंग के, किसी के सेट में स्टार्टिंग पेपर टफ आ जाते हैं, तो फिर उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा समय पहले लग जाता है ना। तो उसको क्या करना चाहिए कि पहले पूरा पेपर देख लो सरसरी निगाह से, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टार्टिंग क्वेश्चन टफ है लेकिन आगे इजी है, तो आपको घबराहट नहीं होगी। एकदम से क्या है पेपर टफ दिखने लगा, टफ क्वेश्चन आ गए, आप घबरा गए, है ना। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि सेट वाइज है, आगे हमारे सेट में क्वेश्चन टफ है लेकिन आगे इजी आ जाएंगे, तो आपका जो है जो कॉन्फिडेंस है वो बराबर बना रहेगा। इस समय जो है आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, कुछ भी हो जाए आत्मविश्वास को आपको बनाए रखना है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो आपको जो है आत्मविश्वास बहुत अच्छे लेवल का रखना है। जिस तरीके से किसी युद्ध को जीतने के लिए साहस की जरूरत होती है, उसी तरीके से आपको एग्जाम अगर फाइट करनी है, एग्जाम क्वालिफाई करनी है, तो आपको जो है आत्मविश्वास अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, आपको तुक्का लगाना है, तो उसके लिए क्या आप तरीका अपनाएंगे। कुछ ऐसे टिप्स है, वो मैंने पहले भी कई बार बताई हैं, वही टिप्स मैं आज भी बता रहा हूँ। कई बच्चों को मालूम है वो टिप्स, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसमें एक तरीका ये होता है कि जैसे आपने पेपर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा,
क्वेश्चन पढ़ते ही जो है आपके दिमाग में आंसर आएगा, फटाक स्ट्राइक होगा कि इसका ये आंसर सही है। तो 90% वो आंसर सही होता है। 90% क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है दिमाग में रहती है, और जैसे ही वो सामने चीज आती है तुरंत आंसर अंदर से निकलता है, अंदर की आवाज निकलती है, वही इसका आंसर ये सही है। तो वही आंसर लगाना चाहिए, अंदर की आवाज, आपको आत्मा की आवाज सुनना है और उसी को आंसर लगाना है। अगर आपने उसमें चेंज करने का प्रयास किया या उसमें सोचने का प्रयास किया तो आप समझो कि आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। आपको लगेगा ये भी सही हो सकता, ये भी सही हो सकता। इसलिए जो है फर्स्ट स्ट्राइक जो ऑप्शन में हो उसी ऑप्शन को आपको सही लगाना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें मैं बता रहा हूं कि एमपीपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन उपरोक्त सभी कुछ क्वेश्चन उपरोक्त सभी देते हैं, तो उपरोक्त सभी ज्यादातर सही होते हैं। एमपीपीएससी की मैं बात बता रहा हूं। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि ये तभी आप यूज करें ये टिप्स जब आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं पता है ना, नहीं तो बाद में आपका गलत हो जाएगा तो आप मेरे पास आएंगे, सर आपने तो टिप्स बताई थी, वो तो चली नहीं, क्योंकि आपको आ ही नहीं रहा है, आपका आंसर तो गलत होने वाला है। लेकिन इस टिप्स का अगर यूज करेंगे तो आंसर सही हो सकता है, उसके चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन उपरोक्त सभी है, 3 ऑप्शन में से आपको एक पता है कि भाई इसका आंसर सही है, तो फिर आपको उपरोक्त सभी नहीं लगाना। उसमें से जो आपको सही आ रहा है, एकदम आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको वो लगाना है। अगर आपको 3 में पता ही नहीं है कि 3 में से कौन सा होगा, तो आपको उपरोक्त सभी लगाना चाहिए, उसके सही होने की ज्यादा चांस है ना। तो उपरोक्त सभी वाला सही हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा कि हो ही जाए, लेकिन सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन छोटे हैं और चौथा ऑप्शन, एक ऑप्शन जो है उसमें बड़ा रहता है, उसमें ज्यादा कंटेंट रहता है, लंबा रहता है, तो वो जो ऑप्शन रहता है वो ज्यादा सही होने की संभावना रहती है, तो उसको हम लगा सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। क्यों? क्योंकि उसको वो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो सही आंसर है, उसको एक्सप्लेन करके वो बता रहा है। तो ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका है कि कभी कभी क्या करते हैं कि किसी ऑप्शन में ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना। जैसे उसने लिखा, कोई वर्ड लिखा है ना, जैसे उसने लिखा निकट दृष्टि दोष, और उसमें लिख दिया उसने उसका इंग्लिश मायोपिया क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उसको वो क्लियर कर रहा है ना। तो वो जो ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है वो वाला ऑप्शन ज्यादातर सही निकलता है ना। ये मैंने देखा है, अनुभव किया है, तो वो चीज मैं बता रहा हूं। तो ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है, कभी कभी 2 में ब्रैकेट रहता है तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 2 में से कोई एक। कभी कभी एक ही में ब्रैकेट में लिखा रहता है तो वो मोस्टली सही रहता है, 80-90% सही रहता है, लेकिन जरूरी नहीं। अगर आपको जो है ऑप्शन सही पता चल रहा है उसके अलावा, तो आपको उसको लगाना है। नहीं पता है तब आपको इस टिप्स का यूज करना है, नहीं तो आप मेरे पास आए, बोले कि सर आपने ऐसा बोला था, वो तो सही नहीं निकला, है ना। तो वो रेयर केस में है, ये जरूरी नहीं है टिप्स आपको 100% सही ही हो, लेकिन ज्यादा संभावना बनती है, रहती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को आज बताई हैं। इनको अगर आप फॉलो करेंगे, इनको आप अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप अच्छी तरीके से एग्जाम दें, आप सफल हों। बहुत सावधानी बरतना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सफल होंगे। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, जय हिंद।